हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम त्रिपाठी है और मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पर। ये मेरा दूसरा वीडियो है और इससे पहले वाला वीडियो यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन पे था। मैं आशा करता हूं आप सभी को वो वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो उस पर या कोई भी क्वेरी हो तो उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, वेक्टर्स। वेक्टर फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसका यूज़ 11th और 12th में बहुत ज़्यादा देखेंगे। लगभग 12th में तो लगभग क्या कहते हैं 60 to 65% वेक्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, कोई भी क्वांटिटी को हम लोग दो तरीके से उसमें चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जिन क्वांटिटीज़ में सिर्फ कुछ क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कुछ क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है वो स्केलर कहलाती हैं और जिन क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर कहलाती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ which have only magnitude, no direction are called scalar quantities। आप नोट्स बना सकते हैं इसमें, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज which have magnitude, only magnitude and no direction are called scalar quantities। जैसे कि डिस्टेंस, ठीक है, मास, टाइम, आपकी क्या कहते हैं एनर्जी, वर्क, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं ये स्केलर क्वांटिटीज हैं क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड होता है, इनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं। आपने ये कभी भी क्वांटिटी निगेटिव नहीं देखी होगी। जैसे कि 5 kgs मास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको अगर हम लोग 5 kgs ले ले एग्जाम्पल, तो 5 kgs का मतलब हो गया, आप अगर इसके 5 के आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव मानते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा माइनस का 5 kgs, या फिर आप कभी भी क्या कहते हैं कोई भी चीज़ को खरीदने बाई करने जाए तो आप उससे ये नहीं कहते होंगे कि माइनस की 5 kgs ये चीज़ दे दो या माइनस की 1 kg ये चीज़ दे दो। ऐसा नहीं होता। हम लोग सिंपल कहते हैं कि 2 kgs या 5 kgs ये चीज़ दे दो हमें। ठीक है, उसका मतलब होता है पॉजिटिव। तो ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ये निगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज हो गई। अब वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड विच फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने आधी अधूरी हमेशा डिफिनेशन पढ़ेंगे वेक्टर की ज्यादातर बुकों में। ठीक है, ये गलत होती है जिसमें सिर्फ लिख दिया जाता है कि वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। वेक्टर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस जो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करती है उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इसका एक कारण है करंट। हमारे पास एग्जांपल होता है करंट का। आप करंट वायर में देखेंगे कभी भी, तो अगर एक बैटरी लगी है तो पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव का टर्मिनल, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करती है। ठीक है, और आप मान लेते हैं इसका 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी, तो देखिए इसमें मैग्नीट्यूड भी है 5 एम्पियर, डायरेक्शन भी है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ये ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका कारण है जब कोई भी करंट, मान लिया 5 एम्पियर 3 एम्पियर की एक आ रही थी और एक 4 एम्पियर की आ रही थी और एक इंटरसेक्शन पे आई और एक वायर से वो निकल रही है, तो जो यहाँ पे आएगी वो 7 एम्पियर की होगी, जबकि वेक्टर एडिशन के रूल के मुताबिक यहाँ पे इसको जाना चाहिए था 5 का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जाती है 7 की। तो वेक्टर एडिशन के रूल को ये फॉलो नहीं करती है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसीलिए ये जो लाइन है कि विच फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये लाइन आप छोड़ देते हैं तो वेक्टर की डेफिनेशन गलत हो जाती है और आपका तरीका सोचने का भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो वेक्टर के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं वैसे? डिस्प्लेसमेंट,
आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इम्पल्स हो गया, मोमेंटम हो गया। ये सारे जो एग्जांपल हैं ये सारे वेक्टर के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? कोई भी एक क्वांटिटी एक सिंबल के फॉर्म में, ठीक है, लिख लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक एरो डिनोट करते हैं। ये एरो बताता है कि वो क्वांटिटी वेक्टर है। अगर ये एरो नहीं लगा है तो इसका मतलब है वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। इस एरो का मतलब होता है वो क्वांटिटी वेक्टर है। बुकों में आपने इसको बोल्ड में भी लिखा देखा होगा। तो बोल्ड का मतलब भी होता है कि वो क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, तो अब डिनोट करने का तरीका, एक लाइन थी, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं जिसमें एक एरो लगा देते हैं जो कि बताती है कि एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हो जाता है, जितनी बड़ी लाइन होगी उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। कि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा था ए के कंपैरिजन में, ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया ए के कंपैरिजन में, तो उसकी लाइन भी बड़ी हो गई बी के। और सी का छोटा बना लेते हैं, तो सी इन दोनों का मैग्नीट्यूड छोटा था लेकिन डायरेक्शन देखिए सबकी सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड तीनों का अलग अलग है। बी का सबसे बड़ा है, ए का उससे छोटा है, सी का सबसे छोटा है, इसीलिए सी की लाइन भी सबसे छोटी बनी। तो जितनी जितनी छोटा मैग्नीट्यूड उतनी छोटी लाइन, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उतनी बड़ी लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है रिप्रेजेंट करने का तरीका वेक्टर को। अब बात आती है कि वेक्टर इक्वल कैसे होते हैं। दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो मतलब क्या होता है? दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाती है। उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी जब सेम हो, एक ही डायरेक्शन हो दोनों की और दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही हो, तो वो कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि दो ही वेक्टर हो, तीन वेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा वेक्टर भी ले सकते हैं। तो ये वेक्टर्स अगर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए वेक्टर इक्वल होने के लिए। पैरेलल वेक्टर होते हैं कि पैरेलल क्या होते हैं? जो जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होता है और एक ही डायरेक्शन होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और एंटी पैरेलल कौन से हो जाते हैं? जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, मतलब ए इस डायरेक्शन में जा रहा था और बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंटी पैरेलल हो जाती है वेक्टर्स। ठीक है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो इसकी बात हो गई। अब बात आती है अगली चीज की जो होती है वेक्टर एडिशन। आखिर वेक्टर एडिशन क्या होता है? वेक्टर एडिशन से पहले क्या कहते हैं हम लोग, नेगेटिव वेक्टर्स भी समझ लेते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? अगर ए मान लेते हैं, ए वेक्टर था ए जो कि इस डायरेक्शन में था, ठीक है, तो निगेटिव ए का मतलब हो गया कि उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहा, बस उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। इसमें कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को 180 डिग्री अपोजिट कर दीजिए आप। ठीक, जैसे कि एक लाइन थी, ठीक है, अगर ये ए इस पॉइंट से ये ए था तो इसके अपोजिट पॉइंट पे जो हो जाएगा वो माइनस ए हो जाएगा। ये सिंपल सा केस होता है। ये प्लस, जैसे कि ये प्लस एक्सिस होती है, एक्स होती है, और ये माइनस एक्स हो जाती है। ठीक है, तो बस यही सेम तरीका होता है कि ये प्लस का हो गया और ये माइनस की हो गई। ठीक है, 180 बदल जाती है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, वहां पे प्लस लग जाता है, तो यही निगेटिव वेक्टर हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, देखिए एक वेक्टर मान लेते हैं ए ये था, दूसरा वेक्टर बी ये था। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि ए के हेड पे जो ये एरो होता है इसे हेड कहते हैं और जो ये डॉट होता है इसे टेल कहते हैं। ठीक है, तो ए के हेड पे जब हम बी का टेल को पुट कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम पुट कर दें, देखिए पैरेलल लगभग है। ठीक है, जब पुट कर देते हैं और ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर देते हैं जब, ठीक है, जो ये लाइन आती है ये होती है हमारी रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को ये रिजल्टेंट वेक्टर होती है और इसी को लिखते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि आप ए और बी को अब हटा सकते हैं, उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ इस वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर जो आर है ये दोनों वेक्टर का काम करेगा, मतलब ये इन दोनों का सम है।
ठीक है। ये वेक्टर जो है वो नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं करे जा सकते, जैसे कि आपने मास ऐड कर देते हैं 2 kg प्लस 3 kg इक्वल टू 5 kg, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वेक्टर एडिशन में ऐसा नहीं होता, वेक्टर अलग तरीके से ऐड होते हैं, वो उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऐड होती है। ठीक है, इसलिए थोड़े से वेक्टर अलग होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज तो नॉर्मली ऐड हो जाती हैं कि आपने ऐड कर दिया 2 kg प्लस 2 kg 4 kg, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ऐड होती है, इसीलिए इनको थोड़ा सा अलग वे में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये तरीका ये हो गया। ठीक है, अब आप मान लेते हैं कि क्या कहते हैं कुछ और वेक्टर्स थे, मान लीजिए 2 वेक्टर नहीं थे आपके पास, 2 वेक्टर के 3 वेक्टर थे मान लेते हैं, वेक्टर ए और उसके ऊपर वेक्टर बी बना लेते हैं और एक और वेक्टर सी बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा रिजल्टेंट जो नॉर्मल था आर, और ये जो रिजल्टेंट नया बना है ये आर डैश। तो आर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सिंपल सा हमारा पहले तरीके से। लेकिन जो आर डैश जो ये है हमारा, ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं अब रिजल्ट, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, आर डैश। तो आर प्लस सी, और आर वेक्टर आर क्या है हमारा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं वैसे ही है कि अगर 2 वेक्टर थे तो ए बी कर रहे थे, और 3 वेक्टर हो गए ए प्लस प्लस बी प्लस सी कर देते। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये ऐड, जितने ज्यादा वेक्टर होंगे उतना ही ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, बढ़ता हुआ ये चला जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब बात मान लेते हैं कि एक वेक्टर था अप साइड, एक वेक्टर था डाउन साइड। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में थे, लेकिन वेक्टर ए जो था वो बड़ा था, मैग्नीट्यूड में बड़ा था, और वेक्टर बी छोटा था। ठीक है, जब इनका रिजल्टेंट बनेगा तो एक वेक्टर बनेगा ऊपर की ओर स्मॉल सा, ठीक है, एक वेक्टर बनेगा स्मॉल सा वेक्टर आर, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, उसका मैग्नीट्यूड छोटा सा होगा। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल तब तक नहीं करेंगे जब तक इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 0। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको समझ में आई हो, और अगर कोई भी डाउट हो रहा हो आपको तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर एडिशन को। 2 तरीके होते हैं वेक्टर एडिशन को करने के। एक पहला तरीका होता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ या ट्रायंगल मेथड भी कह सकते हैं। वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी, उसी तरीके से बी ए के हेड पे बी की टेल को रख देते हैं। ठीक है, और एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अभी तक तो आपने बता दिया कि वेक्टर अगर आपको ए पता था बी पता था तो वेक्टर आर डायरेक्ट निकाल लेते। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन इस वेक्टर को बढ़ा देते हैं आगे की ओर, ठीक है, और एक पैरेलल परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है। ठीक, तो जो ये एंगल होगा थीटा मान लेते हैं। ठीक, थीटा कौन सा एंगल है, वेक्टर ए से वेक्टर बी जो एंगल बना रहा है वो कहलाता है एंगल थीटा। तो आर का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ब्रैकेट के ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल सा आर लिख सकते हैं। ये हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सिंपल सा हो जाता है रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मैग्नीट्यूड आ जाता है रिजल्टेंट का, जब एंगल थीटा बन रहा होता है वेक्टर ए से वेक्टर बी, जब एंगल थीटा बना रहा होता है। ठीक, अब मान लेते हैं ये एंगल बना अल्फा। ठीक, अब अल्फा क्या होता है, ये अल्फा देख सकते हैं कि अल्फा हो गया कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, मतलब अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी तो चाहिए। मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास, अब उसकी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपने बता दिया इस फॉर्मूले से, अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन हो जाएगी कि ए से कितना एंगल बन रहा है। ए की डायरेक्शन पता है आपको, तो ए से आप एंगल बता देंगे तो आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। तो ए से जो एंगल आर कितना एंगल बनाता है उसको ले लेते हैं अल्फा, और उसी से डिफाइन कर लेते हैं हमारा ये, मान लेते हैं ए बी सी डी। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा
सी डी अपॉन ए सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स फॉर्म में तोड़ लिया जाता है वेक्टर बी को। आपको कंपोनेंट्स फॉर्म में आगे पर बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा बी कॉस थीटा और ये हो जाता है बी साइन थीटा। तो सी डी हमारा क्या हो जाता है, बी साइन थीटा, और बी सी क्या हो जाता है हमारा, बी कॉस थीटा, और ए सी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी प्लस ए सी, सॉरी बी सी। तो ए सी ए बी कितना हमारा ए ही है, और बी सी कितना हो गया, बी कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर देते इसमें, तो हमारा आ जाता है tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला होता ही हमें बता देता है कि हमारी डायरेक्शन जो अल्फा की वैल्यू कितनी है, जो एंगल बन रहा है ए से, जो रिजल्टेंट आर एंगल बना रहा है, उसकी वैल्यू इससे निकल आती है। ठीक है, ये तरीका हो जाता है ट्रायंगल लॉ का। अगला एक जो बात होती है, इसके अलावा एक और मेथड होता है, वो होता है हमारा पैरेललोग्राम। बहुत ही आसान तरीके हैं, बस समझने के आपका तरीका होना चाहिए कि समझ में आ जाए बस। ठीक है, दूसरा होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ, इसमें होता क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को वेक्टर ए के टेल से मिलाते हैं। मतलब वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए के टेल को आपस में जोड़ देते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है, अब एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, मतलब ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो आ जाती है रिजल्टेंट, ये सेम होती है जैसे ट्रायंगल लॉ में निकाली थी। ठीक है, तो ये हो जाता है पैरेललोग्राम लॉ। इसकी भी जो क्या कहते हैं आर आता है, वो हमारा सेम आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल हम आसानी से बना सकते हैं, अल्फा हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। तो tan अल्फा बराबर हो जाता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हो जाते हैं, जिससे आप आसानी से किसी वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन थीटा का अल्फा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो नोट करते हुए चल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये सारी। ठीक है, अब ये जो बात आती है वो आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर को अभी तक आपने एडिशन देख लिया, अब सब्ट्रैक्ट भी तो करना होता है। ठीक, अब वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ये बी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस का वेक्टर बी। तो आपको बताया था निगेटिव वेक्टर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन लग जाता है तो उनकी क्या हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है और मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो इसे कर सकते हैं कि आपने पहला तरीका हो सकता है, आप इसी पे रख दीजिए वेक्टर बी को, और इसका अपोजिट मतलब सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट लाइन बना लीजिए। ठीक है, और इसको मिला दीजिए, ये हो जाता है आर, जिसका हो जाता है ए माइनस बी, क्योंकि ये माइनस का बी है। ठीक है, तो क्या हुआ, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रखा और उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर लिया। ठीक है, तो माइनस का बी आ गया, तो ट्रायंगल लॉ से फिर से हमने उसी तरीके से निकाल दी। ठीक, इसके अलावा पैरेललोग्राम मेथड से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि वेक्टर ए ये था, वेक्टर बी आपका ये था। ठीक, तो उसकी निगेटिव वेक्टर आपने ये बना लिया, आपका ये निगेटिव वेक्टर बी आ गया। अब पैरेललोग्राम में बना लेते हैं। ठीक है, और ये लाइन जॉइंट कर देते हैं, तो ये हो जाता है आर, जो हो जाएगा ए माइनस वेक्टर बी। अब ये देखिए दोनों की डायरेक्शन एक आ रही है और दोनों की लेंथ भी एक ही आ रही है। ठीक है, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया जाए तो ये दोनों की लेंथ
और दोनों की डायरेक्शन एक ही आ रही है। डायरेक्शन तो आप देख ही सकते हैं, दोनों की एक आ रही है और लेंथ भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रही है। अगर स्केल से आप करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, बिल्कुल एक्यूरेटली बराबर आएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ एरर आ सकती है मेजरमेंट में, तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, लेकिन हाँ दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा यूनिट वेक्टर। कि एक यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यूनिटी होते हैं, ठीक है। जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, मतलब यूनिटी होता है, ठीक है। तो वो यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड नहीं बताते कि वो कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जैसे कि अब आप क्या कहते हैं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे आप हम लोग की नॉर्मल जो डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो यूज नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास केवल क्या कहते हैं 2 डायमेंशन हो गई, ये तो प्लेन है तो हमारा हो गया। लेकिन हमारे पास तो क्या कहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, मतलब हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये वाली चीज काम नहीं करती है, इसके लिए हमें दूसरी चीज को यूज करना पड़ता है, वो अभी बताते हैं। तो वो हो गई कि यूनिट वेक्टर ये बताता है कि उसकी एक वेक्टर की जो ये डायरेक्शन है सिर्फ और सिर्फ, इसका मैग्नीट्यूड नहीं, इसकी जो डायरेक्शन है, मान लीजिए वो इतना था, एक मतलब एक जो एक इसका ये मान लीजिए 3 यूनिट में था, एक ये, तो एक यूनिट ये, और मान लेते हैं ये वेक्टर ए था, तो ये वेक्टर जो एक कैप बनेगा छोटा सा, ठीक है, ये हो जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को वेक्टर ए कैप से डिनोट करते हैं, ये हेड कहलाती है, ए के ऊपर हेड लगा देते हैं, तो ए कैप जो हो जाती है वो यूनिट वेक्टर को डिफाइन करती है। और ये होती क्या है, वेक्टर ए अपॉन ए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उस इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए कैप, या फिर यूनिट वेक्टर के उसके बराबर होता है वो, ठीक है। ये चीज जो होती है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताती है, उसका बाकी कोई भी काम नहीं होता। लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट काम यही देख सकते हैं कि ये उसकी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बता सकता है। तो इसे ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए जो होता है वो ए उसका मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, मतलब उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। कि ए कितना था, कितने मैग्नीट्यूड में था, 10 12 15, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन ये है। जैसे कि आप इस ए 10 मीटर इस डायरेक्शन में चला, ठीक है, इस डायरेक्शन में चला, ईस्ट की ओर चला, तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर्स और ए कैप जो कि ईस्ट की डायरेक्शन में थी, तो 10 मीटर्स क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या हो गया ईस्ट की डायरेक्शन, ठीक है। तो ए कैप क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है, मैग्नीट्यूड में उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाती है यूनिट वेक्टर्स। अब बात करते हैं जो आपके क्या कहते हैं, हमने कंपोनेंट्स फॉर्म में करा था, रिजोल्यूशन करा था वेक्टर्स का, उसकी बात कर लेते हैं। वेक्टर देखिए, और यूनिट वेक्टर में एक और चीज, हम लोग x के लिए आई कैप, y के लिए जे कैप और z के लिए k कैप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं बताती हैं, सिर्फ और सिर्फ आप बात देख सकते हैं यहाँ पे कि इसी में देख लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा x था, ये y था, और z जो होती है हमारी वो बाहर की ओर होती है, थर्ड डायमेंशन होती है बाहर की ओर, इसीलिए इसको तिरछा बनाया है, ठीक है। तो ये बताता है, तो ये हो गया हमारा आई कैप, ये हमारा हो गया जे कैप, और ये हमारा छोटा सा हो गया के कैप। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, बाकी इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। हाँ एक्स के लिए आई कैप, कि एक्स में अगर एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो उसे आई कैप से डिनोट करेंगे, जे में चल रहा है, वाई में चल रहा है तो जे कैप, और के में चल रहा है, जेड में चल रहा है तो के कैप से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब कंपोनेंट फॉर्म में देखें, वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे तोड़ा जाता है या ब्रेक किया जाता है। ये हमारा था x, ये था y, हमारा ये वेक्टर था a, जो एंगल बना रहा था थीटा। तो हम लोग एक परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस पे ड्रॉन कर लेंगे,
तो जो ये लेंथ हो जाएगी वो ए एक्स कहलाएगी और जो वाई की होगी वो ए वाई कहलाएगी। ठीक है, तो वेक्टर ए को डिनोट कर सकते हैं ए एक्स आई कैप, क्योंकि ए एक्स एक्स एक्सिस में है तो आई कैप उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, और ए वाई जे वाई एक्सिस में है तो उसके लिए जे कैप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंपोनेंट्स फॉर्म। और ए एक्स की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ए कॉस थीटा, और ए वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, ए साइन थीटा। ए वेक्टर ए जिससे भी एंगल बनाता है उसी वहां उसका कॉस यूज किया जाता है, मतलब एक्स एक्सिस से वो थीटा बना रहा था तो वहां पे कॉस उस जो एक्स एक्सिस के लिए हो गया कॉस थीटा, और वाई के लिए क्या हो गया उसका अपोजिट साइन थीटा। अगर ए वाई एक्सिस से थीटा बना रहा होता तो वाई एक्सिस में क्या चला जाता कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस में क्या चला जाता साइन थीटा। चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देते हैं, कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये सही है या नहीं है, तो इसका एक प्रूफ भी है। देखिए ये x और y के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो हम लोग रिजल्टेंट जान लेते हैं, इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कितना हो गया, मतलब ax, और b कितना हो गया ay, और y b की वैल्यू की। ठीक है, तो ax की वैल्यू कितनी हो गई, a cos थीटा का स्क्वायर, तो दोनों ओर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा ए वाई का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a cos थीटा साइन थीटा, सॉरी a साइन थीटा, और ये जो cos थीटा है ये cos फाई हम लोग मान लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि थीटा यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फाई मान लेते हैं। ठीक है, और cos फाई की वैल्यू कितनी है 90, तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए कॉमन ले लें स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हमारे हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर आ जाता है जिसकी वैल्यू हो जाती है ए। ठीक है, तो ये देखिए रिजल्टेंट जो आया हमारे किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये इस चीज से क्लियर हो गया कि जो क्या कहते हैं हमने जो कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ा था कि ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा जो लिया था वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगर आपको मैथ में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो अगला वीडियो मैं मैथ पे ही बनाऊंगा, उससे आप देख सकते हैं सारी की सारी जो 11th और 12th में जितनी भी मैथ यूज की जाएगी वो उस वीडियो में मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इस थीटा के लिए हम लोग क्या लेते हैं कि tan थीटा, देखिए ये परपेंडिकुलर है तो tan थीटा क्या हो जाएगा ए वाई, ये जो लेंथ है ए वाई के बराबर अपॉन ए एक्स। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, यहां से हमारा थीटा भी निकल आता है। ठीक है, कि कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ना है तो थीटा कितना होना चाहिए वो इससे पता चल जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर की। हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, और क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर भी हो गया, और कंपोनेंट फॉर्म भी हो गया। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म अगर 3 डायमेंशनल है, ये तो 2 डायमेंशनल की बात हुई, 3 डायमेंशनल था तो अगर हम लोग उसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिंपल सा कि पहले हम लोग क्या कहते हैं x में था तो x और y में था तो ax आई कैप और ay जे कैप लिख रहे थे, अब z में भी है तो az के कैप लिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर की। अगर कोई भी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी से सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मान लेते हैं k से मल्टीप्लाई किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो a का मैग्नीट्यूड है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए k 3 था और वेक्टर ए कैप था, इस चीज को आप समझ रहे होंगे अब 3a कैप। ठीक है, a कैप था तो a कैप का मतलब है कि a की डायरेक्शन। ठीक, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 9a कैप।
सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब हुआ कि उसकी मैग्नीट्यूड जो होता है वो उतने टाइम्स के टाइम से इंक्रीज हो जाता है, बाकी उसकी डायरेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी वेक्टर इस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो। मगर अगर दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी तो स्केलर क्वांटिटी से था, अब बात आ जाती है मेन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। तो दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं हमारे वेक्टर में, एक तो होता है स्केलर और दूसरा हो जाता है वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट इसे कहते हैं और इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? स्केलर वाले को, डॉट को ए डॉट बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और क्रॉस को रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस सी। नाम से ही आप देख रहे होंगे, डॉट के में डॉट और क्रॉस के में क्रॉस। ठीक है, तो जब ए डॉट ए क्रॉस होते हैं तो जो हमारा वेक्टर फॉर्म होता है वो एक स्केलर फॉर्म होता है। ठीक है, और जब ए क्रॉस बी फॉर्म जब ए क्रॉस बी होता है तो जो हमारा रिजल्ट फॉर्म होता है वो एक वेक्टर फॉर्म होता है। ये अंतर होता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देगा और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब बात करते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो क्या हुआ, ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी, इस डॉट प्रोडक्ट आखिर हमें बताना क्या चाहता है? डॉट प्रोडक्ट हमें बताना चाहता है कि हम लोग जो मूव कर रहे हैं वो हमारा मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन में है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं वर्क का। वर्क होता है एफ डॉट एस। ठीक है, यहाँ पे जो एस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक सर्कुलर हो जाए, एक क्लोज लूप हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो जाती है तो हमारा क्या कहते हैं, वर्क भी जो हो जाता है हमारा जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि उसे एक स्ट्रेट लाइन में ही चलना होगा। ठीक, तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है वैसे कि हमें क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में हमारा मोशन हो रहा है। ठीक, जो हमारे मोशन को जो पार्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन का है। तो इसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे थीटा के फॉर्म में। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आई डॉट आई जब होगा और आई डॉट जे जो होगा और आई के डॉट के जो होगा वो 1 के बराबर होगा, बाकी के सारे जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे। आई डॉट आई इजकल टू जे डॉट जे इजकल टू के डॉट के इजकल टू 1। बाकी के जो प्रोडक्ट है आई डॉट के या फिर आई डॉट जे या फिर जे डॉट के, ये सारे 0 के बराबर होंगे। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत होती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ लें तो बी कॉस थीटा और ए दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच, मतलब इन दोनों की जब लाइन में होगा, एक ही दोनों वेक्टर एक ही में होंगे तभी डॉट प्रोडक्ट होगा। और उसके अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो जो क्या कहते हैं, ये जो बी साइन थीटा था, जब इन दोनों का 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब जब साथ में होंगे तभी इनकी वैल्यू होगी और जब उसके परपेंडिकुलर वाले की इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, 0 होगा। तो आई और आई एक ही लाइन में होंगे, जे जे एक ही लाइन में होंगे, के एक ही लाइन में होंगे, इसीलिए 1 आ रहा है। और आई जे की और आई के की और जे के की 0 आती है क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसी कारण से। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, कोई भी वेक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए, इसके कंपोनेंट्स फॉर्म आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के फॉर्म में। और वेक्टर बी ले लेते हैं हमारा ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के फॉर्म में। ठीक है,
इसको रब कर लेते हैं। अब देखिए ए डॉट बी क्या लिख सकते हैं, ए आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप डॉट ए बी जे कैप, ठीक है, प्लस बी वाई जे कैप और ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप और बी जेड के कैप, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट डॉट है सब में बी वाई जे कैप प्लस ए जेड सॉरी ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप। जैसा कि बात थी कि x डॉट एक्स आई डॉट आई मिलके 1 बनाएंगे और आई डॉट जे मिलके 0 बनाएंगे, तो बात हो जाती है इन दोनों का डॉट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा, बाकी ये 0, दूसरा टर्म भी 0 क्योंकि आई जे और आई के की वैल्यू 0 होती है डॉट की, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वाई बी एक्स और इन दोनों टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि सॉरी इन दोनों की नहीं होगी, इसकी 0 होगी, प्लस ये देखिए जे डॉट जे 1 हो जाएगी, ठीक है, फिर जे डॉट के की 0, के डॉट आई की 0, ठीक है, और के डॉट जे की भी 0 और आखिरी का जो टर्म है के डॉट के इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा जो रिजल्ट आ जाता है वो आ जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, किसका, ए डॉट बी का। सिंपल सा देख रहे होंगे कि जो क्या कहते हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स थे ए के और बी के, वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ए और बी के जो वाई कंपोनेंट्स थे वो मल्टीप्लाई हो गए और ए और बी के जो जेड कंपोनेंट थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए और उनका जो प्रोडक्ट आ गया वो डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। ये तो हमारा हो जाता है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट की दो जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं, वो कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी लिख दीजिए और बी डॉट ए लिख दीजिए, दोनों बराबर होंगे, मतलब उन दोनों की फॉर्म अगर आपस में इंटरेस्ट चेंज कर दीजिए तो वो दोनों बराबर होंगे। और होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ए बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में और ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, तो ये हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हो जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि दोनों को अगर एक दूसरे की प्लेस पे चेंज कर दिया जाए तो क्या बराबर होंगे या नहीं होंगे, और वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऐसे समझ सकते हैं आप जैसे कि 2 + 3 + 2 के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सा आप समझ सकते हैं। तो हाँ, दोनों की वैल्यू 5 होती है, इसीलिए दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि ये हमेशा ये बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं हम लोग अपना क्रॉस प्रोडक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट, इसे अच्छे से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है। ए क्रॉस
बी, ठीक है, ए ये था और बी मान लेते हैं हमारा सिंपल सा, इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो थीटा था, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा इन दोनों के क्रॉस का वो होगा ए बी साइन थीटा। पहले कॉस यूज किया जा रहा था, यहाँ पे साइन यूज किया जा रहा है, तो क्या हो गया, जो सी है मैग्नीट्यूड है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, उन दोनों का एंगल का साइन, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मैग्नीट्यूड की बात आ जाती है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या कहते हैं, जब यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों का प्रोडक्ट जब आता है तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी आती है, इन दोनों का वेक्टर आता है, ठीक है। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए हम लोग उससे पहले एक छोटी सी काम कर लेते हैं। जो आई डॉट आई अभी तक हो रहा था, ठीक है, और जे डॉट जे जो हो रहा था, और के क्रॉस के, सॉरी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, अभी तक क्या हो रहा था, डॉट प्रोडक्ट में 1 के बराबर हो रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हो जाता है 0। यहाँ पे होता है आई क्रॉस जे बराबर के जे डॉट के बराबर आई और के क्रॉस आई बराबर जे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा फॉलो होता है कि आई क्रॉस जे इजकल टू के, जे क्रॉस के इजकल टू आई और के क्रॉस आई इजकल टू जे। जैसे कि हमारा जो वेक्टर था यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग फिर से कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ दें तो ये हो जाता है हमारा बी कॉस थीटा और ये हो जाता है बी साइन थीटा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो उसकी डायरेक्शन में था एक ही डॉट प्रोडक्ट में वो 1 ला रहा था और उसके परपेंडिकुलर वाला 0 कर रहे थे, लेकिन इसके परपेंडिकुलर वाले को ही अब क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और उसके साथ वाले को हमेशा 0 फॉर्म में लिख देंगे। आई आई एक ही लाइन में होते हैं, जे जे एक ही का हो गया, के इसीलिए ये 0 हो गया। और जब ये होते हैं आई डॉट जे के बराबर तो उनके परपेंडिकुलर वाले का लिख दिया जाता है। इसका मतलब हुआ वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा ये बताता है हमें कि क्या कहते हैं, हम लोग किसी क्लोज पार्ट या फिर किसी लूप में मूव कर रहे हैं या एरिया में मूव कर रहे हैं या नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल सबसे अच्छा है कि कोई भी जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो इसका होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किया जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि जो चार्ज पार्टिकल था वो एक क्लोज लूप में या फिर किसी एक सर्किल में मूव कर रहा था या फिर एरिया बना रहा था, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं टॉर्क का, सिंपल सा। तो जब भी कोई मोशन हो रहा होता है, सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, रोटेशनल हो रहा होता है, तो टाउ इक्वल टू हो जाता है आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या कर रहा है, एक क्लोज लूप बताता है, ठीक है, मतलब एक एरिया डिफाइन करता है कि एक एरिया को कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि अब निकालेंगे कैसे, ठीक है। इस चीज को आप समझिएगा इस बार अच्छे से, ए क्रॉस बी, तो ए का कंपोनेंट फॉर्म वही ए आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप
क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी वाई आई कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हर एक टर्म के साथ हमने करके कर लिया सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला टर्म ये जीरो हो जाएंगे क्योंकि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमारा जीरो होना था। तो ये सारे टर्म्स जो हो जाते हैं वो जीरो हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे रफ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास केवल क्या कहते हैं 6 टर्म्स रह गए। ठीक है, तो ये देखिए आई और जे का क्रॉस क्या होता है के। ठीक है, तो ए एक्स बी वाई के कैप। ठीक है, अब आई क्रॉस के देखिए के क्रॉस आई था। ठीक, अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए तो हो जाता है आई क्रॉस के। अगर आई क्रॉस के हो रहा है तो हमारा हो जाता है माइनस का जे कैप। मतलब अगर इनको अगर एक दूसरे की जगह पे बदल दिया जाए, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है कि अगर इन दोनों की प्लेसेस को बदल दिया जाए तो उनका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है और वो प्लस की जगह माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई और के का है तो इसीलिए क्या कहते हैं के क्रॉस आई जो होता है जे होता है, इसीलिए आई क्रॉस के जो हो जाएगा वो माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का ए एक्स बी जेड जे कैप। ठीक है, प्लस देखिए जे और आई का क्रॉस, आई जे का क्रॉस के दे रहा था तो जे और आई का क्रॉस क्या देखा माइनस का के, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का के कैप ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, अब देखिए आई और के जे और के का क्रॉस क्या दे रहा है आई, तो क्या हो जाएगा ए वाई बी जेड आई कैप प्लस का, और ये क्या हो गया के और आई, के क्रॉस आई का क्या दे रहा है जे का प्लस का ए जेड बी एक्स जे कैप। ठीक है, और आखिरी का क्या है के और जे और के का क्रॉस क्या दे रहा था आई, और के क्रॉस जे का क्या देखा माइनस का आई, तो क्या हो जाएगा माइनस का ए जेड बी वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा आई कैप। तो देख सकते हैं एक प्लस का के कैप है, एक माइनस का के कैप है, एक प्लस का जे कैप है, एक माइनस का जे कैप है, और एक प्लस का आई कैप है और एक माइनस का आई कैप है। ठीक है, ये तरीका हो गया कि कैसे क्या कहते हैं एक वेक्टर प्रोडक्ट को ब्रैकेट्स के मेथड से सॉल्व किया जाए। ठीक, एक और तरीका होता है जो होता है हमारा डिटरमिनेंट्स फॉर्म। ठीक है, वो थोड़ा सा इजी वे पड़ता है हम लोग को। ठीक है, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में क्या होता है ए लिखा जाता है और एक डिटरमिनेंट बताया जाता है 3/3 का। ये 12th में आप लोग पढ़ेंगे मैथ में। ठीक है, कुछ बच्चे बायो के भी होंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये आसानी हो जाएगी अभी बताना। करते क्या है कि एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं 3/3 का, और आई जे के जो हमारी यूनिट वेक्टर है उनको लिख लेते हैं, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड को लिख लेते हैं, और बी जेड बी वाई ए जेड को बी जेड को लिख लेते हैं। मतलब कंपोनेंट्स जो है ए के लिख लेते हैं एक लाइन में और बी के कंपोनेंट्स अलग अलग फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखिए 9 एलिमेंट लिख लिए गए। होता क्या है, अब पहला लिख लेते हैं आई, तो हो जाता क्या है कि आई जब लिखते हैं हम लोग पहला टर्म ले लेते हैं आई, पहला ले लिया। ठीक, अब इसके सामने की रो को और उसके कॉलम को छुपा लीजिए। ठीक, तो क्या बच जाता है हमारे पास ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड। ठीक है, ये अगर क्या कहते हैं आई को लेते हैं तब क्या कहते हैं ये हमारा पूरा कॉलम छुपा लीजिए और एक पूरी रो छुपा लीजिए। तो कितने एलिमेंट्स बच जाते हैं 4, ये हमने लिख लिए। इन दोनों का क्रॉस कर देते हैं तो क्या हो जाता है ए वाई बी जेड माइनस का एक क्रॉस और माइनस का कौन सा दूसरा क्रॉस बी वाई ए जेड। ठीक है, अब ऐसे ही
जे के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस का जे। अब जे के कॉलम को छुपा लीजिए पूरा का पूरा ये, और जे की रो को छुपा लीजिए ऊपर वाली। तो हमारे पास कौन सी रह जाते हैं एलिमेंट्स, ए एक्स, ए जेड और बी एक्स, बी जेड। ठीक है, तो इनका क्रॉस कर लीजिए, तो क्या हो जाता है, ए एक्स बी जेड माइनस का ए जेड बी एक्स। अब आखिरी का आ जाता है के, उसको प्लस में लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के के कॉलम को छुपा लीजिए और के की रो को छुपा लीजिए। तो क्या हमारे पास एलिमेंट रह जाते हैं, ए एक्स बी एक्स, और यहाँ पे रह जाते हैं ए वाई बी वाई। इसे क्रॉस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स बी वाई माइनस का बी एक्स और ए वाई। देखिए आपको क्या कहते हैं, एक पूरा का पूरा फॉर्म मिल गई। ठीक है, डिटरमिनेंट से आपको मेथड नहीं लगाना पड़ा और आपको एक तरीका मिल गया उसको सॉल्व करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आई जे के मतलब और बाकी के कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये बता रहे हैं आपको कि एक वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर, जो इन दोनों का क्रॉस जो हुआ वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके आई में इतना मैग्नीट्यूड था, जे में ये मैग्नीट्यूड था और के में ये मैग्नीट्यूड। ये एक वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का एक डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका वेक्टर टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इसके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो उसका दूसरा टॉपिक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को एक साथ लेके मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको और चीज़ों को अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई भी उसके बाद का मैं जो वीडियो बनेगा वो मैथ्स पे बनाऊंगा, ताकि आपको 11th और 12th में जितने भी फिजिक्स में मैथ के जो फॉर्मूले हैं, जो चीज़ें हैं, जो मेथड है यूज़ हो, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और बायो वाले बच्चों को, मैथ वाले बच्चों को तो क्या कहते हैं, ये आसान रह जाएगा क्योंकि उनके पास मैथ है, वो पढ़ लेंगे। लेकिन बायो वाले बच्चों के पास ये दिक्कत आती है। तो मैथ की मैं सारी चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करूँगा और उनको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो अच्छे से समझ सकें और चीज़ों को, फिजिक्स को और बेहतर नज़रिए से देख सकें कि उनके सबसे अच्छी फिजिक्स वीक पॉइंट नहीं रह जाना चाहिए। काफ़ी होता है कि बायो वाले बच्चों का वीक पॉइंट फिजिक्स रह जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए फिजिक्स। चलिए, आज का वीडियो इसी पे मैं समाप्त करता हूँ। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।